डस्का में ससुरालियों के हाथों सगी खाला ने बहू को कत्ल कर दिया, लाश के टुकड़े करके नाले में बहा के होश रबा इंकशाफात। पुलिस के मैंने देखा उसका सार नहीं है, मेरा रूह कांप के मैं बाहर आ गई। टुकड़ों को समेटते हुए हमारी खुद रूह कांप गई। 10 नवंबर की सुबह ज़ारा का फादर ज़ारा को कॉल करता है। आगे से ज़ारा का नंबर बंद मिलता है। वो रात को एक दफ़ा फिर से कॉल करता है, नंबर उस टाइम भी बंद ही होता है। अगले दिन इनके 11 नवंबर को ज़ारा का फादर मुसलसल ज़ारा का नंबर ट्राई करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन आगे से नंबर कंटिन्यूसली बंद ही मिलता है। इस बात ने ज़ारा के फादर को परेशानी में डाल दिया था, क्योंकि पहले ऐसा कभी भी नहीं होता, बल्कि ज़ारा रोज़ाना अपने बाप से फ़ोन पे बात किया करती थी। ये केस सियालकोट डस्का से आता है। ज़ारा नामी लड़की जिसकी एज 30 साल थी, वो गुजरांवाले की रिहायशी थी। 4 साल पहले उसकी शादी उसके खाला के बेटे कदीर अहमद से हुई थी, जो कि सियालकोट डस्का का रिहायशी था। इन दोनों की अरेंज मैरिज थी, लेकिन इन दोनों की शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे। कदीर 6 बहनों का इकलौता भाई था और सऊदी अरब में जॉब किया करता था। शादी के कुछ अरसे के बाद कदीर अहमद ज़ारा को भी अपने साथ सऊदी अरब ले जाते हैं। वहां पर इनके यहाँ एक बेटे की पैदाइश होती है, जिसका नाम मोहम्मद शाफे रखा जाता है। दिन गुजरते गए, सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। शाफे बड़ा होता होता 2 साल का हो चुका था। इधर सुगरा, जो कि रिश्ते में ज़ारा की सास और उसकी माँ की सगी बहन होती है, उसको और उसकी बेटियों को ज़ारा से बहुत ज्यादा जेलसी थी कि कदीर अहमद क्यों इसको अपने साथ सऊदीया ले गया है। इस सब अरसे के दौरान इनकी जो जेलसी थी वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुकी थी कि ज़ारा क्यों सऊदीया में सुकून से पुरसुकून जिंदगी गुजार रही है। लेकिन वो कहते हैं ना, कोई एक ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा नीच, शिद्दत पसंद और गिरा हुआ इंसान साबित होता है। इस केस में यास्मीन, जो कि ज़ारा के नंदों में से एक है, वो बहुत ज्यादा गिरी हुई इंसान साबित होती है। और यास्मीन ज़ारा को कदीर अहमद की जिंदगी से निकालने का फैसला करती है। वो एक मनसूबाबंदी के तहत, प्लानिंग के तहत ज़ारा पे मुख्तलिफ तरह के इल्जाम तराशियां और बहतान लगाती हैं और कदीर अहमद से मुतालबा करती हैं कि ज़ारा उसके लायक नहीं है, लिहाजा इसको फारिग कर दो, अपनी जिंदगी से निकाल दो। लेकिन कदीर अहमद को ज़ारा पे पूरा भरोसा था। वो इनकी बातों पे कान नहीं धरता और कभी भी ज़ारा को अपनी जिंदगी से निकालने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन इनकी जेलसी इस स्टेज पे पहुंच चुकी थी जो इनको सुकून नहीं देती, बल्कि ये एक और लेवल पर पहुंचकर उसके खिलाफ मनसूबाबंदी करना स्टार्ट कर देती हैं। उसके बाद यास्मीन और सुगरा ने ज़ारा को कत्ल करने का फैसला कर लिया। वो ज़ारा को कत्ल करने की मनसूबाबंदी करना शुरू कर देती है और ज़ारा को कत्ल करने के लिए मुख्तलिफ इंडियन फिल्में देखते हैं, ताकि ये वहां से ज़ारा को कत्ल करने के तरीके सीख सके। सुगरा का अपने इलाज मुआवजे के लिए लाहौर आना जाना था, तो जब ये लाहौर जाती थी तो अपने कजन के घर ठहरा करती थी। कजन के घर एक नवीद नाम का लड़का रहता था, जिसको उसने गोद लिया हुआ था। ये किसी तरह नवीद को भी इस मनसूबाबंदी में शामिल कर लेती हैं। दरअसल नवीद कोई काम नहीं किया करता था, घर में कुछ जानवर रखे हुए थे तो वो बस उनकी ही देखभाल किया करता था। ये नवीद को ये लालच देकर अपने साथ शामिल करती हैं, क्योंकि यास्मीन का शोहर इटली में जॉब किया करता था कि ये उसको बोलकर नवीद को भी इटली भिजवा देंगी। ये लोग 15,000 रुपया जायज कैश की सूरत में नवीद को भिजवाते हैं। ज़ारा के कत्ल की मनसूबाबंदी 3 से 4 महीने तक चलती रहती है। पहले ये लोग मनसूबा बनाते हैं कि ज़ारा को गोली मार के कत्ल कर देंगे, लेकिन बाद में इस मनसूबे को इस ख्याल से तर्क कर देते हैं कि एक तो गोली चलने की आवाज़ आएगी, दूसरा जो खून के छींटे दीवार पर पड़ेंगे उनको भी छुपाना मुश्किल हो जाएगा। उधर यास्मीन ने अपने बेटे अब्दुल्ला को भी इस कत्ल में शामिल कर लिया था। इतने में ज़ारा सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस आ जाती है। वो पहले 5 दिन अपने मैके में गुजारते हैं। 6ठे दिन उसका फादर उसको उसके ससुराल जाके छोड़ाता है। अब उसके फादर को ये मालूम नहीं था कि वो अपनी ही बेटी को अपने ही हाथों से कत्लगाह में छोड़ने जा रहा है। ये लोग ज़ारा को कत्ल करने की पूरा मनसूबाबंदी बना चुके थे। अब सिर्फ देर इस बात किसी की वो इस अपने घिनौने फेल की तकमील कब करते हैं। ये लोग नवीद को फोन करके बुला लेते हैं कि ज़ारा को कत्ल करने का दिन आ गया है, लिहाजा तुम आ जाओ। रात के वक्त जब ज़ारा सोई ही होती है तो यास्मीन, उसका बेटा अब्दुल्ला, सुगरा और नवीद उसके कमरे में दाखिल हो जाते हैं। सुगरा ज़ारा के पाँव पकड़ लेती है, जबकि यास्मीन और उसका बेटा अब्दुल्ला उसके हाथ पकड़ लेते हैं और नवीद तकिया उठा के उसके फेस पे रख के दबा देते हैं। ज़ारा का दम घुटने लगता है। ज़ारा होश में आ जाती है। वो खुद को छुड़वाना चाहती थी, वो खुद को इन जालिम के चंगल से आज़ाद करना चाहती थी, वो चीखना चाहती थी, लेकिन ये लोग उसको हिलने की इजाज़त तक नहीं देते और उस वक्त तक उसको मजबूती से पकड़े रहते हैं जब तक वो दम घुटने से मर नहीं जाती। उसको कत्ल करने के बाद इनका जुल्म सितम यहाँ तक भी नहीं रुकता, बल्कि ये उसकी लाश को घसीटते हुए वाशरूम में लेके जाते हैं। वाशरूम में ले जाके ये उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करते हैं, उसके सर को उसके धड़ से जुदा करते हैं। अब इनकी सिफाकत यहाँ तक भी नहीं रुकी, बल्कि इन्होंने उसके धड़ को उठाया और सिलेंडर के ऊपर ले जाके उसके फेस को जलाते हैं। अब इनका इस फेस जलाने वाले काम के पीछे 2 रीजन हो सकते हैं। पहले ये उसकी खूबसूरती से जलते थे। इनको लगता था कि ज़ारा की खूबसूरती की वजह से उसका हस्बैंड उसका इस तरह से गर्विदा है और इस तरह से उससे मोहब्बत करता है। दूसरी बात ये कि ये लोग चाहते थे कि कभी अगर ज़ारा की लाश मिल भी जाए तो उसकी शनाख्त ना हो सके, बल्कि ये ज़ारा के मरने के बाद भी उसकी लाश की शनाख्त छुपाना चाहते थे और ये कभी भी नहीं चाहते थे कि उसकी लाश दुनिया के सामने आ सके।
फिर उसकी लाश के टुकड़ों को दो मुख्तलिफ बैग्स में भरा जाता है और उन बैग्स को जाके नाले में फेंक दिया जाता है, लेकिन फेंकने से पहले उन बैग्स में पत्थर डाले जाते हैं ताकि कभी भी ये लाश तैर कर पानी के ऊपर ना आ सके। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये कत्ल बेनकाब कैसे हुआ। इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 11 नवंबर के दिन जब जारा का बाप मुसलसल जारा को फोन करता रहता है और जारा का नंबर आगे से मुसलसल बंद मिलता है, उसी दिन जारा के हस्बैंड के भी जारा के फादर को फोन आता है और वो भी यही बताता है कि 2 दिन से उसकी जारा से कोई बात नहीं हो पा रही। इस बात ने जारा के फादर को बहुत ज्यादा परेशानी में डाल दिया था और वो इस परेशानी के आलम में फैसला करता है कि वो जारा के घर जाकर जारा की खैरियत दरियाफ्त करेगा। वो एक जब लंबा सफर करके जारा के घर डस्का पहुंचता है तो वहां पर घर पर जारा को ना पाकर जारा के बारे में दरियाफ्त करता है कि जारा कहाँ है। तो उसकी सास सुगरा और उसकी नंद ये जवाब देते हैं कि जारा घर से जेवर और कीमती सामान लेकर अपने आशना के साथ फरार हो गई है। लेकिन इस बात पर जारा के फादर को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जारा को बहुत अच्छे से जानता था और वो जानता था कि जारा कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। वो जारा को ढूंढने की गर्ज से जब उस घर की तलाशी लेता है तो वो देखता है कि जारा का बेटा मोहम्मद शाकिर, जो कि सिर्फ 2 साल का है, वो घर पर ही मौजूद था। और वो एक और चीज देखता है कि जारा का बैग और जारा के जूते भी वहीं पर पड़े हुए थे। इस बात ने उसको और ज्यादा शक में डाल दिया था। इस वक्त तक रात के 11 हो चुके थे। वो सीधा पुलिस स्टेशन चला जाता है। वहां जाके वो जारा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है और एक FIR कटवाता है जिसमें वो जारा की सास, उसकी नंद यास्मीन और उसके बेटे अब्दुल्ला को नामजद करता है। पुलिस फौरन मौके वारदात पर पहुंची और वहां जाके जितने भी लोग FIR में कन्विक्टेड थे या जितने लोगों के ऊपर इल्जाम लगाया गया था, जिनके ऊपर FIR कटवाई गई थी, उन सबसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। इनके उनसे इन्वेस्टिगेशन बाकायदा उनसे इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है। पुलिस को जारा के घर पर कुछ चीजें बहुत मशकूक नजर आती हैं, जैसा कि जारा के घर पर बहुत ज्यादा एयर फ्रेशर का यूज किया गया था। एयर फ्रेशर का यूज करके वहां पे खुशबू फैलाई गई थी। यहाँ से भी पुलिस को कुछ शक हो। और दूसरा, जब वो जारा के कमरे में जाकर चेक करते हैं तो जारा के कमरे का फर्श ताजा धुला हुआ था। इस चीज ने भी उनको मजीद शक में डाल दिया। और तीसरी बात, एक कांस्टेबल जब गले की कोने पे लगे हुए CCTV कैमरे की फुटेज जाके चेक करता है तो उसको अब्दुल्ला की कुछ मशकूक हरकतें नजर आती हैं। और तीसरा बल्कि चौथा, वो ये चीज देखता है कि घर के अंदर कुछ भी नहीं लेके गए थे ये लोग, लेकिन घर से कुछ बड़े बड़े बैग जो कि दुपट्टे में लिपटे होते हैं उसको बाहर लेके आ रहे होते हैं। इन चीजों ने उनको मजीद शक में डाल दिया था। उसके बाद जब पुलिस इनसे अलग अलग तफ्तीश करती है, अलग अलग पूछगछ करती है, तो इनके जवाबों में जो ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का जवाब दे रहे थे उसमें इनके जवाबों में काफी तजाद था। इनके जो जवाब थे वो आपस में नहीं मिल रहे थे। इन सब बातों ने पुलिस को और ज्यादा शक में डाल दिया था, बल्कि कुछ हद तक पुलिस को अब यकीन भी हो गया था कि हाँ, इन लोगों ने ही कुछ किया। उसके बाद पुलिस क्या करती है, अब्दुल्ला को अरेस्ट करके थाने ले जाती है। और जब अब्दुल्ला से सख्ती के साथ इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो अब्दुल्ला टूट जाता है और वो मान जाता है, कबूल कर लेता है कि हाँ, उसने ही जारा का कत्ल किया है अपनी माँ यास्मीन, अपनी नानी सुगरा के साथ, और लाहौर का वो जो नवीदा में एक लड़का है उसको अपने साथ मिला के इन्होंने जारा का कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उसके टुकड़े करके उस बरसाती नाले में डाल दिए हैं। उसके बाद इसकी निशानदेही पर बाकी मुल्ज़मान को भी अरेस्ट कर लिया गया था और बाकी सारे मुल्ज़मान जो थे इन सब से अब इंटरोगेशन की जाती है और इन सब की निशानदेही पे जाके, बल्कि इनको साथ ले जाके उन बरसाती नाले पर इनको वहां पे खड़ा करके उस बरसाती नाले से वो बैग तलाश किए जाते हैं। वो बैग ढूंढे जाते हैं जिन बैग में जारा की लाश के टुकड़ों को बंद किया गया था और इनसे ही जारा का मोबाइल फोन भी रिकवर कर लिया गया था और जारा को कत्ल करने के लिए जो आला इस्तेमाल हुआ था, आला कत्ल जो था, वो भी इनसे ही बरामद कर लिया गया था। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता था कि आखिर जारा के साथ इतना ज्यादा जुल्म क्यों किया गया था। जब इस बारे में जारा की सास और नंद से सवाल किया जाता है तो वो लोग कहते हैं कि जारा उनके घर पर जादू टोना करवाती थी और घर में जितनी भी मुसीबतें आ रही थी उस सब की वजह जारा ही थी। अगर एक लम्हे के लिए इनके इल्जाम तराशों को सच भी मान लिया जाए तो क्या जारा को कत्ल करने का हक इनको किसी ने दिया था? क्या किसी को भी कत्ल करने का हक इनके पास था? और क्या किसी मजहब में भी इस चीज की इजाजत है? और सबसे बढ़कर क्या जारा यही कुछ डिजर्व करती थी? खैर, पुलिस ने आला कत्ल भी बरामद कर ली और मुल्ज़मान से कन्फेशन स्टेटमेंट भी ले ली। अब उम्मीद है जारा को अदालत से इंसाफ मिल जाएगा। हमें इस केस से ये सबक मिलता है कि हमें अपने अंदर से जेलसी और शिद्दत पसंदी के रवैयों को पूरी ताकत से दबा देने की जरूरत है ताकि कोई और लड़की जारा ना बन सके। मिलते हैं डार्क साइड के किसी और केस में, तब तक अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।